Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of unit 3 of block 2 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. Today we are going to understand about parallel learning structures. ये parallel learning structures होते क्या हैं? Basically ये एक knowledge management का part है जहाँ पे नॉलेज को किस तरह से यूज किया जाए सो दैट सारे एम्प्लॉयज कुछ क्रिएटिव वे में और इनोवेटिव वे में सोचने शुरू हो जाएं. सो इसमें हर कोई भी एम्प्लॉय जिसका मन है, वो चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस, कहाँ वो काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ पे नॉलेज कलेक्ट करने का काम किया जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, जैसे कि इंफॉर्मेशन नॉलेज में अगेन डिफरेंस है. इंफॉर्मेशन हम ऑर्गेनाइजेशन की नहीं चाहते, हम चाहते हैं नॉलेज. नॉलेज एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है. वो नॉलेज को हम एसेट कह सकते हैं. सो ये डेटाबेस में मिल सकती है, पेपर में मिल सकती है, लोगों से मिल सकती है. सो इसीलिए ये जो लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं. ये एक तरह की कम्युनिटी जैसी बन जाती है और इनका जो काउंट है वो 100 तक भी हो सकता है. ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल यूज़ होने लगी है और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट करता है. और नॉलेज सिंस एज आई सेड ये एक क्रिटिकल एसेट माना गया है. सो एक सुटेबल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है. तो पैरेलल लर्निंग स्ट्रेटजीज इसी पे फोकस करती है कि लोग और सोशल स्ट्रक्चर्स, ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इससे क्या होता है, लर्निंग और ज़्यादा होती है क्योंकि जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं. पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो डेल एंड जैंड ने किया था 1974 में कोलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से. सो इसमें सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्ट करते थे. जो यूजुअल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया यहाँ पे, सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो वही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो जहाँ पे हमेशा आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, दैट इज फॉर्मल वन. और सप्लीमेंटल वो है जो नॉलेज बेस के लिए बनाया गया है जिससे कि सबको कोई भी आके उसमें पार्ट बन सकता है और अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है और लोगों से सीख सकता है. वो हो गया सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो उस टाइम पे 1974 के टाइम पे उसको सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते थे और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एग्जिस्ट करता था. और बहुत यूजफुल है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स से डील कर सकते थे जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते थे, वहाँ पे ये सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करते थे. कैसे स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसेस में चेंज लाया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती थी. अगेन ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग होना, इनोवेशन को एनकरेज करना, क्रिएटिविटी को एनकरेज करना, ये सारी चीज़ें इन सप्लीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलती है. और एम्प्लॉयज़ के बीच में ये सारी, कोई भी एम्प्लॉय हो, सब ये सारी चीज़ें सीखेंगे. तो पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स, इसमें स्टीयरिंग कमेटी होती है और इसमें बहुत सारे वर्किंग ग्रुप भी होते हैं. अब देखो इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि अगर आप पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें क्या क्या मिलता है. एक स्टीयरिंग कमेटी होंगी. स्टीयरिंग कमेटी क्या है, जो वो रन करती है इस पूरे स्ट्रक्चर को. एंड नंबर ऑफ वर्किंग ग्रुप्स होंगे. सो ये जो ग्रुप्स होंगे ये आपस में एक्सचेंज करेंगे नॉलेज को. सो चेंजेस जहाँ जहाँ भी किया जा पाएगा वहाँ वो चेंजेस करने की बात करते हैं, सजेशंस देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. अगर प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या प्रोसेस को कुछ मॉनिटर करना है तो कैसे करना है, उसके सजेशंस ये वाला ग्रुप देता है. और स्टीयरिंग कमेटी जो है वो आइडियाज और एक्शन ग्रुप्स से के सपोर्ट से चलेगी. नाउ इसके 3 एलिमेंट्स बताए हैं जो पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर के होते हैं. 3 एलिमेंट्स क्या है, शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी एंड प्रैक्टिस. सो ये इन तीनों के बारे में बात किया गया है. तो जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर के ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे, उनका एक शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा. मतलब ऑब्वियसली आप किसी से जब बात करोगे या किसी ग्रुप के मेंबर बनोगे तो आपका एक कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, तभी तो आप उनसे बात करोगे ना जाके उस ग्रुप को, तभी तो ज्वाइन करोगे. सो इसमें भी शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा. मेंबर्स ये सारे कमिटेड होंगे उस इंटरेस्ट की तरफ कि वो कोई भी कुछ भी हो सकता है. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी बात पे, किसी इशू पे डिसीजन लेना हो, ये भी हो सकता है. तो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो
इनमें कॉम्पिटेंस होगी, इंटरेस्ट पे वर्क करने को, किस तरह से डील करना है, वो कलेक्टिव कॉम्पिटेंस दिखेगी। मतलब सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस के पार्ट होंगे इस ग्रुप के, उनमें सब में ये कॉम्पिटेंस दिखाई देगी और ये एक दूसरे से सीखेंगे भी उस प्रोसेस के बारे में जिसके ऊपर भी वो वर्क करना चाहते हैं। सेकंड जो एलिमेंट है वो है कम्युनिटी। जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के वो एंगेज होंगे कुछ एक्टिविटीज़ में, नॉलेज शेयर करने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में, और जो शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसी से रिलेटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ये शेयर करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेली बेसिस पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होगा वो डेवलप होगा इन मेंबर्स के बीच में, क्योंकि ये मेंबर्स एक ग्रुप का पार्ट है, इनका कॉमन इंटरेस्ट है। एक दूसरे को आइडियाज़ देंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेंगे, और जो इंटरेक्शन है वो एक लर्निंग का एनवायरनमेंट करेगा। ये कम्युनिटी जो होगी वो एक साथ इंटरेक्ट भी करेगी और लर्न भी करेगी। ये कम्युनिटी का एक्सप्लेनेशन है। एंड नाउ प्रैक्टिस में क्या आ जाता है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ तो शेयर करेंगे ही। सो किसी इशू के बारे में भी कर सकते हैं या कोई इंटरेस्ट के बारे में भी कर सकते हैं, या कुछ सोल्यूशंस अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो किसी प्रॉब्लम के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये एक रिसोर्स से डिफरेंट रिसोर्सेज से लेके आएंगे, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे, स्टोरीज, टूल्स जो इनके पास होगी वो सारा ये अपनी प्रैक्टिस में जो भी इन्होंने सीखा होगा उसके बारे में इसको एड्रेस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम बार बार आती है उसको एड्रेस करेंगे कि कैसे इसको ठीक करना है, और शेयर्ड प्रैक्टिस से ये लोग इस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो है उसके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, अपनी प्रैक्टिस से ही आई होंगी उनको। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और ये लोग टाइम लेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, और जो इनका इंटरेक्शन होगा वो सस्टेन्ड इंटरेक्शन होगा। नाउ जो इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे ना वो इस स्ट्रक्चर से बेनिफिट तो लेंगे ही लेंगे। कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करेंगे, सो उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी उसको डील करने के लिए। कोई एक इंसान करेगा तो ऑब्वियसली वो फंस जाएगा। सो बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका सोल्यूशन निकाल ही पाएंगे। ये एक इजी एक्सेस होगा एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करने का, उनसे हेल्प लेने का। तो मेंबर्स एक दूसरे का एक्सपर्टीज भी देखेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी लेंगे, और इफेक्टिवली प्रॉब्लम को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डील कर पाएंगे। जो इंडिविजुअल्स होते हैं पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स के, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, लर्निंग भी हो रही है और सेल्फ डेवलपमेंट भी हो रहा है। जब वो लोगों से मिल रहे हैं तो एक दूसरे से सीख रहे हैं, राइट। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इनकी परफॉर्मेंस पे भी, और इनके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माने गए हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं एम्प्लॉय का, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट कर रहा है, अचीव करने में हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर अगेन इसकी यूटिलिटी बताई गई है कि ये यूजफुल है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के लिए भी, क्योंकि एम्प्लॉयज को क्रिएटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में जब भी वो वर्क करेंगे। और ये एक तरह का गिव एंड टेक का प्रोसेस है जब पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉलेज का भी गिव एंड टेक हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का भी एम्प्लॉयज के बीच में गिव एंड टेक हो रहा है, और ये एनहांस भी करेगा पूरा कलेक्टिव एक्सपर्टाइज। और इसमें ये तो अकेला सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, सारा ग्रुप ही एक्सपर्ट बनता जाएगा इसको यूटिलाइज करके ना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को रन करना चाहते हैं, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स को करना चाहते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कंटिन्यूअस लर्निंग का कल्चर होगा वो तो डेवलप हो जाएगा अच्छे से। लेकिन अगर जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग का नहीं है कल्चर, उसमें मुश्किल आने वाली है। सो इसको डेवलप करना पड़ेगा और क्रिएट करके डेवलप करना पड़ेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स को। जो भी नए एम्प्लॉयज आएंगे वो भी सीखेंगे, इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो जब कोई न्यू एम्प्लॉई जब अपने सीनियर से इंटरेक्ट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। वो न्यू एनवायरनमेंट में कैसे सेटल हो, न्यू सिचुएशन में कैसे सेटल हो, वो भी ये सीखेगा यहाँ पे। तो मेंबर्स जो है उनमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी आने लगेगी, वो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो जाएंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर को अगर हम दो और तरह के ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं, एक है इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरा है प्रोजेक्ट टीम्स। अब इनसे
कैसे इसका सिमिलरिटी और कैसे डिफरेंसेस है वो भी हम देखेंगे। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है एम्प्लॉयज का जो एक साथ किसी प्रॉब्लम या इशू पे वर्क करते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट भी होता है। जब एम्प्लॉयज एक किसी प्रॉब्लम पे वर्क भी कर रहे हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट भी है तो हम उसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। प्रोजेक्ट टीम वो होती है जो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए साथ में आके काम कर रही है, चाहे उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उनको वो गोल मिला है और उनको पूरा करना है। नाउ सिमिलैरिटीज इन तीनों में क्या होगी, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट टीम में, कि ये सारे फेस टू फेस या वर्चुअल मिलेंगे। ये इसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज में ऐसा होगा। ये कंटिन्यूअस ग्रुप होंगे, कंसिस्टेंट इंटरेक्शन देखा जाएगा सारे मेंबर्स के बीच में। नाउ अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो गोल, अगर हम पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट ग्रुप का देखें तो उसमें दोनों का गोल नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज क्रिएशन होता है, जबकि प्रोजेक्ट टीम का मेन गोल होता है टास्क या प्रोजेक्ट से डील करना। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स और इंटरेस्ट ग्रुप में कल्चर ऑफ लर्निंग होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, वॉलंटरी होता है, इनफॉर्मल होता है और शॉर्ट या लॉन्ग लाइफ स्पैन का हो सकता है। तो टेक्निकली पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट बहुत कुछ सिमिलर है। अगेन प्रोजेक्ट टीम में अगर हम देखें तो ये कैसे पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट ग्रुप से अलग है, क्योंकि इसका जो कल्चर है वो एक्शन का है, इंटेंशनल है, फॉर्मल है और इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोजेक्ट दिया, मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, तो लेकिन ये इंटेंशनली नहीं आए हैं। और फॉर्मल है क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं आए हैं और इनको जो टाइम दिया जाएगा उस पर इनको आना पड़ेगा। एंड देन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का भी होता है, जबकि पैरेलल और इंटरेस्ट में ऐसा हमने नहीं देखा। नाउ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर एक होमोजीनियस ग्रुप है, जबकि इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रोजेक्ट टीम वाले हिट्रोजीनियस होते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज आएंगे वो अलग अलग उसके होंगे, इसमें एक जैसे ही होंगे। नाउ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स का कोर एंड वॉलंटरी मेंबर्स होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स का ओपन मेंबरशिप होगा, प्रोजेक्ट टीम्स का जो मेंबरशिप है वो असाइनमेंट से होगा, मतलब उन्हें असाइन किया जाएगा ये टीम। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर, अब इसमें देखो पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट ग्रुप में भी डिफ्रेंसिएशन आ गया है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा, कहीं पे नोटबुक में नोट कर लेना ज़्यादा बेटर है, कॉलम बना के, तो याद जल्दी हो जाता है। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स फोकस करते हैं सेम टॉपिक पे, प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट पे, जबकि इंटरेस्ट ग्रुप्स फोकस करते हैं मिक्स्ड टॉपिक्स पे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे और सेम इंटरेस्ट होगा लेकिन उसमें, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप का नाम ही इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली सेम इंटरेस्ट होगा इनका। प्रोजेक्ट टीम्स फोकस करेंगे डिलीवरेबल्स पे, मतलब जो उन्हें डिलीवर करना है। नाउ फीचर ऑफ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? अगेन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फीचर्स होंगे, लेकिन जो कॉमन फीचर्स सारे ही पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स में देखे जाएंगे, वो चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है वो। पहला है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। इसमें जो भी मेंबर्स होंगे ग्रुप्स के वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे ही करेंगे, और नॉलेज जो शेयर होगी वो डिस्कशन, इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन से होगी। जब भी ये शेयर करेंगे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को, तो ये शेयरिंग इन मेंबर्स को हेल्प करेगी कि वो उस इशू के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इशू चल रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आएगी उनमें, और वो इफेक्टिव सोल्यूशंस के साथ आगे आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये सारे पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स में देखने मिलेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो ना। स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होता है ये वाले स्ट्रक्चर्स, कि किसी को एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन को एफर्ट नहीं करना पड़ता कि भाई एक ग्रुप बनाओ, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप ही मेंबर्स वॉलंटरीली एक साथ आते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें बेनिफिट होता है क्योंकि उसका भी ग्रोथ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि अगर नॉलेज शेयरिंग होगी तो उसके सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो लर्न कर रहे हैं कुछ, तो वो अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल होगा और किसी भी इशू का रिजोल्यूशन भी बहुत इफेक्टिवली निकाला जा सकेगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है पैरेलल, जब भी पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें जो ग्रुप के लोग होंगे उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट होगा, एक शेयर्ड विजन देखने को मिलेगा, और
ये जो लोग होंगे ये इनफॉर्मल सेटअप पे से स्टार्ट करेंगे अपनी नॉलेज शेयर करना कॉमन कंसर्न को लेते हुए, और जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज और बिलीफ होंगे इन सबके सेम ही होंगे, और हो सकता है कि ये एक साथ काम ना करते हो, रेगुलरली मिलते भी ना हो, और लेकिन इनकी जो नॉलेज शेयरिंग होगी ना वो कंसिस्टेंट होगी, एक रेगुलर पीरियड पे इनको नॉलेज मिलती रहेगी, और ये इक्वल पैशन दिखाई देगा, कमिटमेंट दिखाई देगा कॉमन इशू के लिए, और ये एनहांस करेंगे पूरे स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग को। ये जब भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो ये फेस टू फेस भी कर सकते हैं, वर्चुअली भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया तो ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने में और ज़्यादा हेल्प मिल गई है, ओवरऑल फंक्शनिंग इसकी इंप्रूव हो गई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आप इस तरह के ग्रुप में मीट कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। इनफॉर्मल नेचर है, मतलब कि ये ग्रुप इनफॉर्मल होता है, इसमें एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव रखा जाता है इंटरेक्शन के लिए, सो दैट आराम से नॉलेज को लिया दिया जा सके। ये फास्टर होता है और इसमें टास्क को बहुत जल्दी जल्दी अकम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में एक ही जैसा इंटरेस्ट रखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बड़ी इफेक्टिव होती है इस ग्रुप में, और बाकी अगर आगे इनको फॉर्मली भी इनकॉर्पोरेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो भी ये अच्छा वर्क करता है। फॉर्मल गाइडेंस, ओवरऑल ये ग्रुप तो इनफॉर्मल है, लेकिन इनको अगर मैनेजमेंट का सुपरविजन मिल जाए, फॉर्मल गाइडेंस मिल जाए, मिलना ही चाहिए ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये जो मैनेजमेंट है ये इनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है स्ट्रक्चर के को, इसके मेंबर्स में, इसके मेंबर्स जितने हैं उनको। नाउ साइज ऑफ द स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वेरी करता है शेयर्ड इशू को देखते हुए, और जो रेंज है वो फ्यू मेंबर्स से हंड्रेड में भी हो सकती है, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें मेंबर्स, और जो साइज है वो उनकी एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो वो भी डिपेंड करता है, वेरी करता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस, किसकी तरह की प्रैक्टिस हो रही है उस स्ट्रक्चर में, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना ट्रस्ट एंड सपोर्ट इनको आपस में मिल रहा है एक दूसरे से, और स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है या फॉर्मलाइज्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि लाइफ स्पैन कितना होगा इस ग्रुप का। नाउ लीडर एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के बीच में एक ब्रिज बन जाता है लीडर। वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं ना वो नॉलेज को अच्छे से शेयर करें और ऑब्जेक्टिव को फोकस करें। अगेन अगर लीडर है तो वो ऑब्वियसली रेस्पेक्टेड होता है और एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर होता है स्ट्रक्चर में, सो इसीलिए एक मेंटेनेंस का काम करता है ये टेक्निकली। नाउ नेक्स्ट इज एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स। ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। इसको क्यों बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज क्यों करना चाहिए पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स को, तो यहाँ पे यही बताया, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकता है इसको। पहली बात तो इसका बेनिफिट तो आपको पता ही चल गया कि अगर ये बेनिफिट इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो अवेयर होना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, अवेयर होना पड़ेगा कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो है वो नेचुरली होता है और ऑर्गेनाइजेशन को इसको पुश नहीं करना है, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए, और तभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के स्ट्रक्चर फ्लरिश होंगे और डेवलप होंगे जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन को अगेन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर होते क्या हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे इनफॉर्मल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है नेचर में, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हायरार्कियल लेवल से एम्प्लॉयज़ उसके पार्ट होते हैं, है ना, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए और इससे स्टिक रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस ना करे ऑर्गेनाइजेशन। देन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो सुटेबल गाइडेंस, डायरेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर कर सकता है कि वो, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सो दैट वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली फंक्शन कर सके। नाउ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे स्ट्रक्चर्स को। अगर ऑर्गेनाइजेशन ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट दे तो इस तरह के स्ट्रक्चर और ज़्यादा बनेंगे, इस तरह की कम्युनिटीज़ बनेंगी और इंटरेक्शन फॉर्मेट जो होगा वो डेवलप किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन और उस ग्रुप के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में।
एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड करना चाहिए सोशल इंटरेक्शन के लिए इन एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट ये एम्प्लॉयज़ के पास टाइम हो आपस में इस तरह के नॉलेज स्ट्रक्चर्स बनाने का। इनको एक और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज के बीच में। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब कि अब नेक्स्ट मीटिंग कौन सी जगह पे हो रही है, किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी डेट को होगा, कितने बजे होगा, ये वाली चीज़ें इंफॉर्मेशन है। नॉलेज को हम ईमेल से नहीं कर सकते, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस करना ज़रूरी है और ये ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन तो ईमेल, नोटिसेस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीज़ें अदर मोड से हम कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज को हम इन चीज़ों से शेयर नहीं कर पाएंगे, नोटिसेस, ईमेल वगैरह से। वो डीपर लेवल पे होती है, उसमें इनसाइट्स लगते हैं, इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है और तब वो शेयर की जाती है। सो इसीलिए नाउ ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, सो दैट ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स, वो ज़्यादा उनको डेवलपमेंट होगा उनका और फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी फंक्शनिंग की। एंड लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ये भी करे, थोड़ा सा और करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रिवार्ड सिस्टम लेके आए, इंसेंटिव सिस्टम लेके आए, सो दैट पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स में जब इस तरह का कंट्रीब्यूशन होगा कि भाई जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो इनोवेशन दिखा रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है, स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा है, उसको रिवार्ड भी दिया जा रहा है। उस रिवार्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से दिया जाएगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एनकरेज करना चाहिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, सो दैट ये और नया तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए और रिवार्ड देने से मोटिवेशन बढ़ेगा सबका। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 2 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा। एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.